तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि ग्रेविटेशन वाला टॉपिक है। यानी इस ग्रेविटेशन वाले टॉपिक के हम लोग को क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कर रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एट सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। यानी दो बॉडीज के बीच का जो मतलब दो बॉडीज हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 10 न्यूटन दे रखा है। यानी मान लीजिए दो बॉडीज है जिनका मास m1 m2, मान लीजिए ये बॉडी m1 है, ये बॉडी क्या है m2 है, और ये लोग किसी सेपरेशन पे मान लीजिए r सेपरेशन पे, r डिस्टेंस पे रखी हुई हैं। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, 10 न्यूटन। तो इसको लिख लेते हैं, 10 न्यूटन का फोर्स अभी इन दोनों के बीच में लग रहा है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इफ द सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ। कह रहा है अगर सेपरेशन हाफ कर दें, यानी m1 m2 के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। यानी पहले अगर 10 मीटर पे रखा था तो अब 5 कर दिया, 4 पे रखा था तो 2 कर दिया, 8 पे रखा था तो 4 मीटर कर दिया। मतलब जो भी डिस्टेंस थी उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो कह रहा है अब इस केस में फोर्स बताओ भैया कि अब फोर्स कितना लगेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास m1 m2 और उनके बीच r डिस्टेंस है, यानी r डिस्टेंस पे रखे हैं, r डिस्टेंस अपार्ट, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या आप जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स हम लोग इस फॉर्मूले से लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यानी ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू यही रहनी है, जिसको 6.67 टू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर से लिखते हैं। अब देखिए इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लग रहा है, बता दिया है कि भैया 10 न्यूटन लग रहा है। r डिस्टेंस पे रखे थे, m1 m2 मास और 10 न्यूटन लग रहा है। अब डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग दोनों केस के लिए फोर्स लिखेंगे और फिर उन दो इक्वेशंस को जो हम लोग बनाएंगे, जो दो इक्वेशंस फ्रेम करेंगे, उसके हेल्प से हम लोग ये f की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए करना क्या है, पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। तो देखिए कितना फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको फिर से लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स कितना दे रखा है, देखिए 10 न्यूटन। अब देखिए ना आपको मास पता है ना डिस्टेंस पता है, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और इसको क्या बना लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। क्योंकि मास दे नहीं रखा है, डिस्टेंस दे नहीं रखा है, तो उसकी जगह पे क्या ही लिख सकते हैं। तो ये इसको क्या बना लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। अब यही सेम फॉर्मूला हम लोग दूसरे केस के लिए अप्लाई करेंगे जब डिस्टेंस क्या हो गया r/2। तो आइए लगा लेते हैं, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है। अब देखिए लेकिन F दे नहीं रखा है, F कह रहा है फाइंड करना है भाई, जी m1 m2 और r कितना हो गया, देखिए r कह रहा है r/2 हो गया, यानी जो डिस्टेंस पहले थी अब उसका जस्ट क्या हो गया, हाफ हो गया। तो लिख लेते हैं जी m1 m2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 4। तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, जी m1 m2 इंटू 4 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बना लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक बार फिर से लिख लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 10 इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, देखिए F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए दो इक्वेशन की हेल्प से हमको F फाइंड करना है। तो दिख रहा है अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोग को ये आसानी से मिल जाएगा। देखिए जी m1 m2 और आर स्क्वायर, जी m1 m2 आर स्क्वायर कैंसिल। एक चीज़ देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई, ये मल्टीप्लाइड बाय 4 ये मिस हो गया, तो इसको लिख लीजिए। तो ये पूरी वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, 10 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या बचा, ये तो 1 हो गया पूरा, ये 1 अपॉन 4 हो गया, यानी एफ कितना हो गया, देखिए 10 इंटू 4 और इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 40 न्यूटन। तो ये क्लियर था कि फोर्स तो बढ़नी ही है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले पे जाइए, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से देखिए तो आपको फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिखेगा। इसका मतलब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स घट जाती है, और डिस्टेंस घटा देते हैं तो फोर्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ हम लोग ने क्या किया, डिस्टेंस घटाया है, आर से क्या कर दिया, r/2 कर दिया, यानी जस्ट हाफ कर दिया। तो फोर्स क्या था, फोर्स तो बढ़ना ही था। तो पहले देखिए 10 न्यूटन लग रहा था,
ये देखिए 10 न्यूटन लग रहा था, आप कितना लगने लगा, 40 न्यूटन लगने लगा। तो डिस्टेंस हम लोग ने हाफ कर दिया तो फोर्स क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक फॉर्मूला ये यूज़ होने वाला है अब न्यूमेरिकल्स में, और इक्वेशंस ऑफ मोशन भी कुछ यूज़ होंगे, और एक फॉर्मूला F = mg। इसी पे बेस सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, 1 बाय 1 आइए करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राइट द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 5 kg। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg, आपको इसका क्या लिखना है, वेट लिखना है, और ये बताना है व्हाट एजम्पशन हैव यू मेड, आपने क्या एजम्पशन लिया। तो देखिए वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अगर किसी बॉडी का आपको मास पता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है तो आप आसानी से उसका वेट निकाल सकते हैं। यहाँ क्या पता है, हम लोग को मास पता है, जी हम लोग जानते हैं जी की वैल्यू कितनी होती है, तो जी की वैल्यू हम लोग यहाँ क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी वैल्यू हम लोग ने कितनी ले ली, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है, तो आप चाहे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, चाहे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लीजिए, जो आपको सही लगे। तो क्योंकि जी की वैल्यू दे नहीं रखा है, तो जब हमको लेना है तो हमने क्या ले लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 50 न्यूटन, यानी वेट कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया। आप कह रहा है कि व्हाट एजम्पशन हैव यू मेड, तो देखिए क्या एजम्पशन लिया, क्या अज्यूम किया, जी की वैल्यू हम लोग ने कितनी मान ली, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एजम्पशन हम लोग का क्या हो गया, एजम्पशन क्या लिया हम लोग ने, जी = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते तो उसके अकॉर्डिंग में देख लीजिए, मान लीजिए जी हम लोग ले लेते 9.8, तो फिर 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते, और 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, यानी 49, यानी कितना आ गया, 49 न्यूटन। यानी अगर आप 9.8 लेंगे तो 49 न्यूटन आएगा, 10 लेंगे तो 50 न्यूटन आएगा। अब जो भी आप ले रहे हैं उसको एजम्पशन में लिख दीजिएगा कि आपने क्या अज्यूम किया, क्या एजम्पशन ली है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, यानी एक बॉडी है जिसका मास 10 kg, आपको इसका वेट निकालना है, किस में निकालना है, kgf में निकालना है, किलोग्राम फोर्स में और न्यूटन में निकालना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई फोर्स है या वेट है तो उसकी 2 यूनिट्स हो, मतलब उसको हम चाहें तो न्यूटन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको चाहें तो kgf में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब आपको यही बताना है, वेट निकालना है। तो आइए निकालते हैं। जी आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, अब आपको कुछ भी अज्यूम नहीं करना, वो ऑलरेडी गिवन है। तो देखिए मास कितना दे रखा है, 10 kg दे रखा है। अब वेट निकालना है आपको, तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास कितना दे रखा है 10 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा 98 न्यूटन, यानी वेट कितना आ गया 98 न्यूटन। अब हमको करना क्या है, हमसे तो कह रहा था कि भाई kgf में भी फाइंड करो और न्यूटन में, तो देखिए न्यूटन में तो फाइंड कर लिया, न्यूटन में तो फाइंड आउट हो गया। अब आपको किस में फाइंड करना है, kgf में फाइंड करना है, नहीं किलोग्राम फोर्स में फाइंड करना है। तो किलोग्राम फोर्स में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए kgf और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है, पहले इसको देख लें। 1 kgf किसके इक्वल होता है, 9.8 न्यूटन के, यानी 9.8 न्यूटन आप कह सकते हैं कि 1 kgf के इक्वल है। तो अब थोड़ी बेसिक मैथ्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखिए 9.8 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 kgf के, और आपको किसके 98 न्यूटन को kgf में कन्वर्ट करना है, यानी ये बताना है कि 98 न्यूटन कितने kgf के बराबर है। तो 9.8 न्यूटन 1 kgf के बराबर है, तो देखिए बेसिक मैथ्स है, 1 न्यूटन किसके इक्वल हो जाएगा, 1/9.8 kgf के। तो अब आपको 98 न्यूटन के लिए लिखना है। देखिए बेसिक मैथ्स है, 1/9.8 इंटू 98 kgf, तो ये 10 टाइम्स जाएगा देखिए, तो यानी 9.8 न्यूटन कितना हो जाएगा 10 kgf के, यानी 98 न्यूटन किसके इक्वल हो गया 10 kgf के हो गया। और यही हम लोग को क्या करना था, बताना था, यानी वेट एक बार आपको न्यूटन में बताना था और एक बार वेट आपको क्या बताना था kgf में। तो kgf में 10 kgf हो जाएगा और न्यूटन में 98 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको kgf से मान लीजिए कहीं आपको kgf में दिया और न्यूटन में चेंज करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि kgf में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 का, क्योंकि हम लोग को पता है 1 kgf किसके इक्वल होता है 9.8 न्यूटन के। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 का मल्टीप्लिकेशन 9.8 से कर रहे हैं तो हम लोग को 98 न्यूटन मिल जा रहा है। तो वेट आपको न्यूटन में फाइंड करना था और kgf में करना था। प्रोसेस क्या था, देखिए बेसिक मैथ्स है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आसानी से कर लेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, यानी आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। कैसा फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है,
जो एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ऑब्जेक्ट 5 kg का है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है आपको ये बताना है, उसका डायरेक्शन भी बताना है और मैग्नीट्यूड बताना है। तो डायरेक्शन अगर हम लोग थोड़ा सा सोचें तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आप छत से कूदेंगे तो सीधा नीचे जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, क्योंकि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो नीचे ही आता है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वो कैसे कैसे एक्ट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करता है। तो डायरेक्शन तो क्लियर हो गया पहले ही कि भाई वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब वो फोर्स कितना है हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास क्या है देखिए आपको दे रखा है 5 kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे, अभी करके आए 9.8 का 5 से मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 49 न्यूटन, यानी फोर्स कितना हो गया 49 न्यूटन का फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा जिसका मास 5 kg है और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा कैसे एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक चीज़ देखिएगा, हम लोग वेट के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं और फोर्स के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है। वो फोर्स जिससे अर्थ अपने तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, तो वेट भी क्या है, फोर्स ही है। देखिए अगर आप यूनिट देखिए तो इसको भी न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं या केजीएफ में एक्सप्रेस करते हैं, और इसको भी हम लोग न्यूटन में एक्सप्रेस करते हैं या केजीएफ में करते हैं। तो ये वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है। कैसा फोर्स, जिस फोर्स से अर्थ अपने तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है तो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा भाई। तो कितना लग रहा है, 49 न्यूटन का लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं डायरेक्शन कैसा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी इज 2 न्यूटन। देखिए बॉडी का वेट कितना है, 2 न्यूटन है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना होगा, जी आपको दे रखा है। देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए सबसे बढ़िया है, जी की वैल्यू अगर आप 10 ले लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। तो वेट बॉडी का कितना दे रखा है, देखिए 2 न्यूटन लिख लेते हैं, 2 न्यूटन। जी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको मास फाइंड करना है। तो आइए फॉर्मूला लगाते हैं। वेट होता है किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। सब कुछ दे रखा है, वेट भी दे रखा है, मास फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो मास कितना हो जाएगा 2/10 यानी 1 और 5, तो कितना हो जाएगा 0.2 kg। तो मास कितना हो गया 0.2 kg, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वेट 2 न्यूटन है, यानी उसका वेट 2 न्यूटन है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा 0.2 kg। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हम लोग ने फॉर्मूला ही क्या यूज़ किया, एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है और एक ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। देखिए अर्थ पे कोई एक बॉडी जिसका वेट कितना है 98 न्यूटन। इस तरह से अर्थ बना लेते हैं हम लोग, अभी समझाने में काम आएगा। इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लीजिए एक बॉल रखी हुई है जिसका मास m है, इसका वेट कितना दे रखा है 98 न्यूटन। वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू, हम लोग जानते हैं अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट ऑन मून वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है कि यही सेम ऑब्जेक्ट मान लीजिए मून पे चला गया। अब इसका वेट कितना होगा, यानी इसका मास और वेट कितना होगा। वहाँ पे एक्सेलरेशन यानी मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक काम करते हैं यहाँ पे GM लगा देते हैं जिससे समझ में आए कि मून है, और यहाँ पे GE कर देते हैं जिससे समझ में आए कि अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है कि भाई मास और वेट मून पे क्या होगा जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक बात देख लीजिए कि मास चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, मास कभी नहीं बदलता, क्योंकि मास की डेफिनेशन क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है किस ऑब्जेक्ट में, उसी को क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। तो मास चाहे अर्थ में हो, मतलब अर्थ पे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे मून पे हो, उसका मास नहीं बदलेगा, क्योंकि मास जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो मैटर की क्वांटिटी तो नहीं चेंज होगी चाहे अर्थ पे हो चाहे मून पे हो, यानी मास सेम होगा। अब अगर हम ये पता कर लें कि ये मास है कितना, तो अब मतलब मान लीजिए अर्थ पे ही हम निकाल लें इसका मास कितना है, तो वही सेम मास तो मून पे भी होगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, W = m ×
जी। तो यहाँ से मास हम लोग निकाल लेते हैं, वेट कितना दे रखा है 98 न्यूटन, मास हम लोग को चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, तो इससे क्लियरली दिख रहा है, कैलकुलेशन बहुत आसान दिख रही है, 98/9.8 तो 10 आ गया, यानी 10 kg। तो देखिए 10 kg का ऑब्जेक्ट है, अब ये 10 kg का ऑब्जेक्ट भले से मून पे चला जाए, इसका मास तब भी कितना ही रहेगा, 10 kg रहेगा। तो मास ऑन मून, अगर फर्स्ट पार्ट की आप बात करें तो मास ऑन मून, मून पे मास कितना हो जाएगा 10 kg, क्योंकि अगर अर्थ पे 10 kg है तो मून पे भी 10 kg होगा। बदलता क्या है, वेट बदलता है, क्यों, क्योंकि वेट फोर्स होती है, वेट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स वैरी कर सकती है, क्यों वैरी करेगी, क्योंकि जी वैरी कर रहा है, क्योंकि वेट डिपेंडेंट है जी पे, मास तो वही रहना है, मास तो नहीं बदलेगा, लेकिन वेट बदलेगा, क्यों, क्योंकि जी बदल रहा है। अब भाई अर्थ पे जी अलग है और मून पे जी अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वेट बदल जाएगा। तो वेट ऑन मून निकालना है हम लोग को, तो इसको WM से डिनोट कर देते हैं, वेट ऑन मून मतलब मास ऑन मून और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो मास कितना है मून पे 10 ही है, क्योंकि मास नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितनी है 1.6, तो कितना हो जाएगा 16 न्यूटन, यानी वेट मून पे कितना आ गया 16 न्यूटन आ गया। तो अब देखिए अर्थ पे वेट कितना है 90, इससे ये समझ में आता है कि अर्थ पे वेट और मतलब अर्थ पे 98 न्यूटन है और मून पे कितना हो गया 16 न्यूटन। इसका मतलब कि मून पे वेट कम हो जाता है, यानी आप अगर अर्थ से मून पे चले आए तो आपका वेट कम हो जाएगा, बट मास वही रहेगा। वेट क्यों कम हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, इस वजह से वेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह से देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हम लोगों को समझना होता है, मतलब क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि दे क्या रखा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, मैन वेट 600 न्यूटन ऑन अर्थ। देखिए एक बंदा है, उसका वेट कितना है 600 न्यूटन, ये अर्थ है, और इस अर्थ पे एक बंदा है, एक मैन है, ये मैन है, और इसका वेट कितना दे रखा है 600 न्यूटन। व्हाट वुड बी इज अप्रॉक्सीमेट वेट ऑन मून। यही बंदा फिर मून पे चला गया, मान लीजिए मून पे आ जाता है, तो कह रहा है कि मून पे इसका वेट क्या होगा, यानी वेट ऑन मून आपको बताना है, एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए आपको रीज़न भी देना है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे ये देखना है। देखिए इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे जो वेट होता है वो मून पे वेट का, सॉरी, जो मून पे वेट होता है वो अर्थ पे वेट का 1/6 होता है, यानी वेट ऑन अर्थ इंटू 1/6, यानी मून पे, क्योंकि अभी हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि वेट ऑन मून घट जा रहा था, मून पे वेट कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ पे वेट है उसका 1/6 मून पे होता है, क्योंकि हम लोग ने देखा था कि भाई उसमें वेट 98 न्यूटन था, और फिर जब मून पे चली गई वही ऑब्जेक्ट तो 16 न्यूटन हो जाता है। तो इसका मतलब मून पे वेट कम होता है, किस हिसाब से कम होता है 1/6 कम होता है, यानी ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा कि वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ इंटू 1/6, यानी अर्थ पे वेट का 1/6, यानी कह सकते हैं WE/6। तो अब देखिए अर्थ पे वेट कितना है, अर्थ पे 600 न्यूटन, 1/6 यानी 600 ज़ा, इसका मतलब मून पे यही सेम मैन मून पे चला जाए तो इसका वेट कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा कि अर्थ पे और मून पे वेट में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है। तो मून पे वेट अर्थ के वेट का 1/6 है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वेट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ मास 10.5 kg। यानी उस ब्लॉक पे एक ब्लॉक है जिसका मास 10.5 kg है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लग रहा है और उसका वेट कितना होगा, ये आपको बताना है। जी की वैल्यू कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 मीटर/सेकंड दे रखी है। तो अब मास लिख लेते हैं हम लोग, मास कितना दे रखा है 10.5 kg, और आपको पहला पार्ट फाइंड करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 10.5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 105 न्यूटन। अब आपको वेट फाइंड करना है, तो बी पार्ट, तो भाई वेट भी क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है 10.5 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10 ही है, तो वेट भी कितना आया 105 न्यूटन।
यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी 105 न्यूटन होगा और वेट भी कितना होगा 105 न्यूटन।